चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज हमारा AWS डेवऑप्स विथ एआई का लेक्चर नंबर 2 है, मतलब सेकेंड डे है हमारा। तो हमारा कंटिन्यू चल रहा था टॉपिक, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में AWS। जी अरुण जी बोलिए। विवेक जी थोड़ा सा रिकैप दे देंगे फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा। हाँ हाँ, सेकंड क्लास बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में जो है तो हम लोगों ने बात किया था कि हमारा ये जो कोर्स है AWS डेवऑप्स विथ एआई, इसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि क्या कोर्स कंटेंट कवर करेंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, प्लस इसके अंदर हमने डिस्कस किया था AWS डेवऑप्स क्या होता है, अज़ोर डेवऑप्स क्या होता है और ओपन सोर्स डेवऑप्स क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना ओपन सोर्स डेवऑप्स होता है उसके अंदर हम सारे ही टूल्स ओपन सोर्स वाले यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लिनक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉकर, कुबरनेटिस, एनसीएल, गिट, जेनकिंस, टेराफॉर्म, प्रोमेथिस, ग्रिफन, ये सारे टूल्स जो हैं आपके, ये ओपन सोर्स डेवऑप्स के टूल्स, राइट। और ये जो ओपन सोर्स डेवऑप्स है, इसको पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेटअप करना, सारी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें AWS क्लाउड की या अज़ोर क्लाउड की, तो आपका AWS क्लाउड प्रोवाइडर और अज़ोर क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोलता है कि भाई मार्केट में आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आपको मैं बना बनाया सारा कुछ दे दूंगा। तो अगर आप AWS की जो सर्विसेज हैं, जैसे आपका ECR हो गया, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, EKS इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, ये जो सर्विसेज हैं ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आती हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या है कि आपको इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। AWS और अज़ोर अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आप सिंपल AWS के अकाउंट पे जाइए, अज़ोर के अकाउंट पे जाइए और उन सर्विसेज को क्रिएट करके आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा ये कोर्स है ये AWS डेवऑप्स है। दैट मीन्स कि हम इसके अंदर जो भी सर्विसेज पढ़ेंगे वो सारी AWS की सर्विसेज होंगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा, इसमें मेंशन नहीं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत मैंने बिना स्लाइड के एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पर क्या था कि आपकी जो भी AWS डेवऑप्स की सर्विसेज है, ECS, EKS, ECR, उसके बाद आपका सर्कल CI, ठीक है, कोड कमिट, ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या है AWS डेवऑप्स की सर्विसेज है। तो हम इन्हीं सर्विसेज को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो एनालिटिक्स और क्या बोलते हैं आपके मॉनिटरिंग वगैरह के सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस किए। तो यहाँ पर ये कोर्स कंटेंट था, मैं बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आएंगे आप, सबसे पहले तो क्लाउड के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, फिर कंप्यूट की सर्विसेज पढ़ेंगे जहाँ पर सर्वर, स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर नेटवर्किंग की सर्विसेज पढ़ेंगे, फिर DNS मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर IAM परमिशन रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर डेटाबेस की सर्विस पढ़ेंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका AWS डेवऑप्स। तो देखो यहाँ पर कंटेनर के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। फिर AWS के अंदर जो कंटेनर होता है वो क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर टास्क डेफिनेशन क्या है, सर्विस क्या है, फारगेट और EC2 में क्या डिफरेंस होता है, फिर ECR के अंदर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है, फिर लोड बैलेंसिंग ECS के साथ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे कुबरनेटिस में आएंगे तो AWS के कुबरनेटिस को डिस्कस करेंगे। फिर CI/CD पे आएंगे तो कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, उसके बाद कोड पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें जो है AWS की सर्विसेज है, इनको पढ़ेंगे अपन। फिर यहाँ पर गिटहब के साथ इंटीग्रेशन देखेंगे। फिर AWS की जो AI वाली सर्विसेज है, जैसे कंट्रोल टावर हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, फिर यहाँ पर सेज मेकर हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, लैक्स हो गया, पॉली हो गया, ठीक है, ट्रांसक्राइब हो गया, ये सब आपके टेक्स्ट टू स्पीच, चैट बॉट, ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है। तो ये AI/ML की सर्विसेज पढ़ेंगे। अब ये AI/ML की सर्विसेज क्यों पढ़ना है, इसको समझो। देखिए, आज से मैं 10 साल पहले, 5 साल पहले की बात करता हूँ, तो जो भी एप्लीकेशन बनते थे उसमें अगर कस्टमर को कोई डाउट होता था, कोई सपोर्ट की रिक्वायर होती, तो वहाँ पर टोल फ्री नंबर होता था, उस पर कस्टमर कॉल करके सपोर्ट ले सकता था, राइट। बट आज के टाइम पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एप्लीकेशन को देखोगे, वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, अपना एक AI का चैटबॉट डाल दिया है। उसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, आप अपना क्वेश्चन, डाउट जो भी है
मेंशन करिए वो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देगा। तो जो भी एप्लीकेशन बन रहा है उनमें चैटबॉट एआई इंटीग्रेटेड होता है। तो इसलिए जब तक आपको क्लाउड की एआई सर्विसेज पता नहीं होंगी तब तक आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन वगैरह बनते हैं आपके, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी एआई की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो ना, उस एआई की सर्विस को आप कैसे इंटीग्रेट करते हो क्लाउड के साथ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए भी आपको AWS की एआई की सर्विसेज पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन है टोटल वो 2 मंथ्स का होगा। कोशिश करेंगे थोड़ा सा पहले कंप्लीट हो जाए। और इसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट होंगे। एक प्रोजेक्ट होगा हमारा AWS के अंदर 3 tier आर्किटेक्चर सेटअप करना, और दूसरी चीज़ हमारी इसी के अंदर होगी AWS क्लाउड से अजोर क्लाउड के अंदर अगर आपको अपना सर्वर माइग्रेट करना है तो कैसे करते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट होंगे प्रैक्टिकल बेस्ड। अब आते हैं, तो मैंने आपको कल डिस्कस किया था। हाँ नहीं, उसका पार्ट नहीं है, बट अगर आप लोगों की डिमांड होगी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। उसकी जो स्ट्रेटजी है, एक्चुअल में 7 आर स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है जो आपके माइग्रेशन के लिए होती है, ठीक है। वो 7 आर स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन सी स्ट्रेटजी 7 आर में से ज़्यादा बेस्ट होती है, लिफ्ट एंड शिफ्ट वाली होती है, या कौन सी, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है आपको। हाँ हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। बिल्कुल मैं बता दूंगा, ठीक है। ओह, बिल्कुल मैं बता दूंगा चीज़। बिल्कुल जो चीज़ें मैंने की है वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्लाउड मार्केट में क्यों आया था, क्लाउड नहीं था तो क्या प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर मैंने सर्विस मॉडल एक्सप्लेन किए थे, IaaS, PaaS और SaaS मॉडल। कॉन्सेप्ट मॉडल के अंदर कितना कॉस्ट लगता है, कौन सा मॉडल बेस्ट होता है, कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को AWS के अंदर रीजन और अवेलेबिलिटी जोन भी एक्सप्लेन किया था कि रीजन क्या होते हैं और अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं। प्लस मैंने आपको ये चीज़ दिखाई भी थी कि अगर एक रीजन के अंदर कितने डेटा सेंटर्स हैं फिजिकल, जो नॉर्दर्न वर्जीनिया हो गया या मुंबई के अंदर, वो कौन कौन सी सिटी है जहाँ पर AWS ने अपने फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप किए, ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली अकाउंट के अंदर लॉगिन करके दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो आज हमने पढ़ना है AWS के अंदर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में। अब ज़रा समझते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का मतलब क्या होता है। देखिए, आपका जो क्लाउड है वो क्लाउड क्या होता है, सबसे पहले तो जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर वो डेटा सेंटर सेटअप करता है अपने किसी एक लोकेशन की बात कर लो या मल्टीपल लोकेशन। मैंने एग्जांपल लिया कि इन्होंने क्या किया हुआ है, मुंबई रीजन में डेटा सेंटर सेटअप किया है, ठीक है। अब ये मुंबई जो है एक रीजन हो गया, इस रीजन के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक डेटा सेंटर दिल्ली में लगा दिया है, दूसरा डेटा सेंटर इन्होंने क्या किया, कोलकाता में रख दिया है, तीसरा डेटा सेंटर इन्होंने क्या कर दिया है, कोलकाता में, सॉरी कोलकाता के अलावा यहाँ पर इन्होंने कहीं और, चलो सपोज दैट एक्चुअल में है नहीं, कोलकाता और दिल्ली में ही है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि चलो इन्होंने क्या कर दिया, एक डेटा सेंटर MP में लगा दिया और एक महाराष्ट्र में लगा दिया, ठीक है। अब ये 4 डेटा सेंटर इनके पास लगा दिए। अब ये जो डेटा सेंटर इन्होंने सेटअप किया है, क्या ये हवा में चल रहा है? नहीं। इस डेटा सेंटर की फिजिकल सिक्योरिटी, इस डेटा सेंटर के अंदर जो भी हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं उन हार्डवेयर की सिक्योरिटी, वो हार्डवेयर का मेंटेनेंस, उस हार्डवेयर को प्रॉपर कूलिंग देना, ये सारा काम जो है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। क्या बोलते हैं सर? सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड का मतलब क्या है, जिसका डेटा सेंटर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो यहाँ पर इसके सर्वर चल रहे हैं, कल को इसके सर्वर में आग लग जाए, कोई इसके डेटा सेंटर में बॉम्ब फेंक दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये किसकी हैं? ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर की।
तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसे आप बोलते हो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप सपोज AWS क्लाउड का या अजूर क्लाउड का क्या कर रहे हो, आप सर्वर यूज़ कर रहे हो, उस सर्वर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड लीक हो गया, कुछ भी हो गया, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कस्टमर की होगी। तो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड एंड सिक्योरिटी इन द क्लाउड, दो टर्म यहाँ पर यूज़ होते हैं। क्या क्या यूज़ होते हैं? सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और दूसरा आता है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो जो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड है ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका AWS, ओके। और जो सिक्योरिटी इन द क्लाउड है इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यूज़र या फिर कस्टमर बोल सकते हो। समझ में आए? अब यहाँ पर आइए, तो जो आपकी सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड है ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? AWS। तो AWS किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? फिजिकल डेटा सेंटर की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बहरीन कंट्री है वहाँ पर जो डेटा सेंटर सेटअप था उसके अंदर बॉम्ब फेंक दिया। अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है आपका, राइट, वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक लार्ज लेवल की वॉर स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, बहरीन कंट्री के अंदर अमेजोन का जो डेटा सेंटर था वहाँ पर बॉम्ब फेंक दिया। तो वो जो डेटा लॉस हुआ वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्लाउड प्रोवाइडर। मतलब अगर कोई यूज़र अपने एप्लीकेशन का बैकअप नहीं भी रखा होगा तो भी AWS को बैकअप प्रोवाइड करवाना है। क्यों प्रोवाइड करवाना है? क्योंकि भाई ये AWS की जिम्मेदारी थी कि उसके डेटा सेंटर में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। डेटा सेंटर उड़ गया और डेटा लॉस हुआ तो ये AWS वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका फिजिकल डेटा सेंटर में अगर कुछ मिस्टेक होता है, कुछ इशू आता है, कोई डेटा सेंटर से हार्ड डिस्क चुरा के ले जाए, कोई डेटा सेंटर से सर्वर को चुरा के ले जाए, CPU उठा के ले जाए, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? AWS वाले की। फिर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मदरबोर्ड इसका काम नहीं कर रहा है, मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया, रैम काम नहीं कर रही है, या फिर इसका जो है तो CPU काम नहीं कर पा रहा है, जो आपका प्रोसेसर होता है वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके अंदर जो ENI होता है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, मतलब ईथरनेट का जो पोर्ट होता है वो काम नहीं कर रहा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है? AWS वाले की। फिर आते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग के ऊपर। तो भाई आपका जो फिजिकल सर्वर है, अब ये फिजिकल सर्वर की जो नेटवर्किंग होगी, ये फिजिकल सर्वर की जो नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी AWS की है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हाइपरवाइज़र। अब ये देखिए, ये इतना बड़ा एक हार्डवेयर लगाया इन्होंने, इस हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं ये। अब वो हाइपरवाइज़र काम नहीं कर रहा है या हाइपरवाइज़र में कुछ इशू आ गया तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लाउड प्रोवाइडर की। समझ में आए? तो आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। क्या होता है सर? सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। और जो सिक्योरिटी इन द क्लाउड है ये आपके कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? डेटा की सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच अपडेट करना, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, IAM कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए आपने क्या किया, AWS के अंदर गए और एक आपने अकाउंट क्रिएट किया। AWS में जब आपने अकाउंट बनाया, उस अकाउंट का अगर यूज़र नेम पासवर्ड लीक हो गया या कोई चुरा लेता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो IAM का प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आए? ओके। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आया एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? भाई आपका जो अपाचे सर्वर चल रहा है, एनजिनिक्स सर्वर चल रहा है, उसके अंदर जो आप यूज़र से डेटा ले रहे हो, तो वो एप्लीकेशन का अगर डेटा लीक हो रहा है या डेटा हैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप जो EC2 इंस्टांस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, अब सपोज़ आपने क्या किया, आपने रेडिट का वर्जन 6 ले लिया, या फिर आपने CentOS या उबंटू का वर्जन 5 ले लिया, 4 ले लिया, मार्केट में वर्जन 20 चल रहा है। तो भाई मार्केट में जब वर्जन 20 चल रहा है और वर्जन आप 4, 5 यूज़ कर रहे हो, तो कल को तो वहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी ग्लिच आ सकता है, राइट। अगर वहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होंगे तो फिर आपको डेटा लॉस होने के चांसेस होंगे। अभी जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 का सपोर्ट करना बंद कर दिया है,
अब माइक्रोसॉफ्ट कल को क्या बोलता है कि अगर आपका विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो आप, और अगर वो हैक हो जाता है या उसमें कुछ इशू आ जाते हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो ठीक वैसे ही है कि EC2 इंस्टेंस के अंदर भी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर टाइम टू टाइम अपडेटेड नहीं है, तो ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। अब आपने क्या कर दिया, आपने यूज़र का जो आपका क्लाइंट है, सपोज क्लाउड विद विवेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका डेटा आप अपना मोबाइल नंबर क्या कर रहे हो, मेरे यूज़र्स हैं उनके मोबाइल नंबर लॉगिन हो रहे हैं, वो लॉगिन मोबाइल नंबर सब आपके पास सेव हो रहे हैं, आपने उनको प्राइवेसी नहीं रखा, डेटा सिक्योरिटी ही नहीं रखी, कल को वो मोबाइल नंबर लीक हो गए, उन नंबर्स पे रेंडमली OTP आ रहे हैं, उन नंबर्स पे फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच अपडेट करना, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, IAM कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जो है कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया इतना सभी को? अब ये जो मैंने आपको AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, अगर आप AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर या AWS के सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के एग्ज़ाम लिखोगे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इन टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। यहाँ पर कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, कि एक EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किया हुआ है IaaS मॉडल के थ्रू, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब यहाँ पर कस्टमर किन किन चीज़ों का हैंडल करेगा, फायरवॉल रूल, मतलब जो आप AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे, वहाँ पर आप डिफाइन करोगे कि कौन कहाँ से एक्सेस कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी लगाना है, ये सब चीज़ें आप करोगे। AWS क्या हैंडल करेगा, सर्वर का हार्डवेयर, नेटवर्किंग। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर S3 बकेट के अंदर बात करते हैं अगर, तो AWS क्या बोलता है, स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करेगा, मतलब बैकएंड में स्टोरेज की कमी ना हो, ये कौन हैंडल करेगा, AWS। लेकिन उसके अंदर बकेट पे क्या परमिशन देना है, डेटा पे एनक्रिप्शन लगाना है कि नहीं लगाना, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कस्टमर होगा। यहाँ पर एक रियल एग्जांपल दिया हुआ है, एक कंपनी है जो S3 बकेट के अंदर डेटा स्टोर करती है। इफ बकेट इज पब्लिक, डेटा लीक इज कस्टमर्स फॉल्ट, मतलब आपने क्या किया, एक S3 बकेट बनाया और उस S3 बकेट के अंदर आपने डेटा डाल दिया। ठीक है। अब कल को क्या होता है कि वो डेटा जो है वो लीक हो गया, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी मिस्टेक है, कस्टमर्स की। इस तरीके से तो ये किसकी मिस्टेक होगी, अगर आपका कोई S3 बकेट पे डेटा लीक हो जा रहा है तो AWS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। AWS कहता है भाई आपने कॉन्फ़िगर किया है, अगर पब्लिक हो गया या कुछ मिस्टेक हो गई तो ये आपकी गलती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल सिनारियोज रखे हुए हैं आपके पास, कि एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन चल रहा है AWS के अंदर, जो कि आपके EC2 पे चल रहा है, डिप्लॉयड यूजिंग इलास्टिक बीनस्टॉक, यूज S3 फॉर स्टोरेज, यूज क्लाउड एज लोकेशन, डिप्लॉयड इन मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, होस्टेड इन मुंबई रीजन। सो यूज़र क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा वेबसाइट को, क्लाउड फ्रंट के थ्रू स्टैटिक कंटेंट को सर्व करेगा, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इंस्टांस रन होंगे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में और डेटा स्टोर होगा S3 बकेट के अंदर। तो ये जो एक पूरा का पूरा सिनारियो है कि किस तरीके से कंपनी के अंदर जो वर्क फ्लो है काम करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आता है कि कुछ आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अपडेट करके भेजूंगा, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। ठीक है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपडेटेड दूंगा। तो ये बेसिकली आपका जो था शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लाउड की सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो सर्विस हम क्लाउड के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं EC2। क्या पढ़ते हैं सर, EC2। अब जरा समझते हैं EC2 क्या होता है। देखिए ऊपर ऊपर से तो सबने पढ़ रखा है, लेकिन हमें पढ़ना है पूरा एकदम इसका बेसिक टू एडवांस लेवल का। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि EC2 इंस्टेंस होता क्या है। मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, एक गेमिंग के लिए लैपटॉप की रिक्वायर्ड है, बट गेम के लिए मैं जो लैपटॉप ले रहा हूँ वो मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा एक गेम में कंपटीशन है। उस गेम के कंपटीशन के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो मुझे 2 दिन के लिए प्रैक्टिस के लिए एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए। मैं मार्केट में गया पता करने कि मुझे एक लैपटॉप ख़रीदना है जो गेम सपोर्ट करता है। उसकी जो कॉस्ट है उसने बताया 2 लाख रुपए। ठीक है। अब लेकिन पंगा ये है कि भाई मुझे सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
तो ये तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला मेरा एक दोस्त है XYZ नाम का, उसके पास एक लैपटॉप है, वो अच्छा खासा कन्फिग्रेशन का। मैंने उससे बोला भाई मुझे दे दे अपना लैपटॉप। उसने बोला ले ले, बट उसका थोड़ा सा रेंट पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है कितना। उसने बोला पर डे का 2000, मतलब 4000 रुपये में मैं 2 दिन के लिए लेके आ गया 4K फॉर 2 डेज, राइट। तो 2 दिन के लिए आपको 4000 पे करने पड़े, मतलब कितना पैसा बच गया, 1,96,000 रुपीज़ आपके बच गए, राइट। सेम चीज़ यहीं पर होती है कि आपको क्या करना है, जब क्लाउड के अंदर आते हो आप, तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना कि भाई 10 साल यूज़ करना है कि 3 साल यूज़ करना है कि 1 साल यूज़ करना है। जब तक के लिए आपको रिक्वायर्ड है आप AWS के सर्वर को ले सकते हैं। तो सर्वर बेसिकली क्या है, एक आपका वर्चुअल लैपटॉप या वर्चुअल कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये वर्चुअल लैपटॉप और वर्चुअल कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर जो किसी अदर लोकेशन पे चल रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। दैट इज़ द कॉल्ड वर्चुअल सर्वर और वर्चुअल मशीन और वर्चुअल लैपटॉप और वर्चुअल कंप्यूटर। समझ में आया। अब मैंने क्या बोला, ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है मैंने कितना रखा हुआ है, 4 GB का रैम रखा हुआ है, ओके, और 500 GB का मैंने या 5000 GB का मैंने क्या किया है, स्टोरेज रखा हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यही चीज़ मुझे क्या करनी है, दुर्गेश जी को या किसी और XYZ नाम के बंदे को शेयर करना है, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप। तो मैं क्या बोलूँगा, आप अपने लैपटॉप में बैठो और अपने लैपटॉप से क्या करिए, इसको वर्चुअली एक्सेस कर लीजिए। मतलब इसमें मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दूंगा जैसे RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू एक्सेस करवा दूंगा। या फिर मैंने बोला कि आप SSH के थ्रू एक्सेस कर लो, लिनक्स करो, या फिर और इजी बनाना है, मैंने बोला आप एनीडेस्क का यूज़ कर लीजिए, मैंने बोला आप अल्ट्रावियर यूज़ कर लीजिए, टीमवियर यूज़ कर लीजिए, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो हो क्या रहा है, ये सर्वर मेरे लोकेशन पे रखा है बट इसको यूज़ कोई और कर रहा है, XYZ नाम का कोई और बंदा इसको यूज़ कर पा रहा है। सेम चीज़ AWS भी बोलता है कि भाई आपको ना मेरे पास लेने आने की ज़रूरत है, ना मैं आपको देने आऊँगा। आप क्या करिए, अकाउंट बनाइए और उसके अंदर आप एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करिए। हाँ, आपको ये कंट्रोल मिलता है वर्चुअल सर्वर के अंदर कि आप इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो वो कौन सा रखना है आपको, इसमें जो रैम लेनी है वो कितने कॉन्फ़िगरेशन वाली लेनी है, स्टोरेज कितने GB का लेना है, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। सभी को समझ में आए। तो बेसिकली ये AWS का कॉन्सेप्ट है, और ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये API के थ्रू आप एक्सेस करते हो। किसके थ्रू एक्सेस करते हो आप, API के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है इसका यूज़ करके आप किसी सर्विस को रिमोटली या फिर ब्राउज़र का यूज़ करके एक्सेस करते हो। आज के टाइम पे आप जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो वो सारी सर्विसेज क्या हो रही हैं, आपकी API के थ्रू ही एक्सेस हो रही हैं। समझ में आया। मुकेश जी, सिराज सर, नीरज जी, सॉरी दुर्गेश सर, आशीष जी, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं जरा, हम क्रिएट करते हैं एक EC2 इंस्टांस। तो EC2 इंस्टांस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हज़ारों ऑप्शंस आते हैं, वो ऑप्शन समझना क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास AWS का एक अकाउंट होना चाहिए। आई होप कि सभी के पास होगा, नहीं है तो क्रिएट कर लेना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या क्राइटेरिया होता है। ये आपको क्या करता है, $200 प्रोवाइड करवाता है। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फ्री टीयर का ऑप्शन भी मिलता है, पेड का ऑप्शन भी मिलता है। क्या बोलता है कि अगर आप फ्री प्लान पे जाते हो तो आपको $200 मिलते हैं। इंक्लूड फ्री यूजेस ऑफ सेलेक्ट सर्विस, नो चार्ज इंक्लूड अनलेस यू स्विच टू द पेड प्लान, वर्कलोड स्केल बियॉन्ड क्रेडिट थ्रेशोल्ड नॉट अवेलेबल, एक्सेस टू ऑल AWS सर्विस एंड फीचर नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये यही चीज़ आप पेड प्लान पे जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्कलोड के लिए मिलता है। ये बोलता है कि $200 आपको क्रेडिट इसमें भी मिलते हैं, 150 प्लस सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको मिलती है।
तो हमने बोला हम तो यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, जो कि आपको क्या करना है, फ्री टीयर पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो 2 रुपये लगते हैं। ये आपका क्रिएट अ फ्री टीयर अकाउंट पे ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि आप जब फ्री टीयर अकाउंट बना रहे हो तो आपका कोई भी जो क्रेडेंशियल जैसे मोबाइल नंबर और मेल आईडी यूज़ कर रहे हो वो पहले से अकाउंट क्रिएट ना किया हो, ठीक है। अगर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो वो आपको फ्री टीयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आप पेड प्लान के अंदर अकाउंट बन पाएगा। तो यहाँ पर आए हम और ये मेरे पास क्रीडेंशियल्स पूछ रहा है, तो मैं ज़रा इसको लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर और फिर दिखाते हैं कि ये डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग। ओके, सो अभी मैं जो लॉगिन कर रहा हूँ ये IM यूज़र से लॉगिन हो रहा है। किससे लॉगिन हो रहा है? IM यूज़र से। अब IM यूज़र क्या होता है, जैसे लिनक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल यूज़र और रूट यूज़र। तो जो आपका IM यूज़र है ये नॉर्मल यूज़र होता है और जो रूट यूज़र होता है वहाँ पर आप अपनी मेल ID से लॉगिन करते हो। तो जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो और बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो वो आपके रूट अकाउंट से ही लॉगिन होता है। फिर उसके बाद आप चाहो तो IM यूज़र और पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, IM यूज़र से लॉगिन किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो ये राइट साइड में ऑप्शन आता है रीज़न का। तो आपकी जो AWS की सर्विसेज है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो रीज़न को डिपेंड करती हैं कि किस रीजन में आप वो सर्विस क्रिएट करना चाहते हो। दूसरी चीज़, कई सर्विसेज ऐसी हैं जिनका रीजन से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे एक वर्चुअल सर्वर, बोले तो EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है। कहाँ पर? मुंबई पे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके मुंबई रीजन पे चला जाऊँगा। अभी करेंटली मैं कहाँ पर बैठा हूँ? नॉर्दर्न वर्जीनिया में। तो यहाँ से आप रीजन को स्विच कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है सर्विसेज का, यहाँ पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो किस सर्विस को यूज़ करना है। हमने बोला EC2 को, तो क्लिक करिए। अब यहाँ पर ये राइट साइड में स्टार का ऑप्शन दिखता है। स्टार का मतलब होता है फेवरेट। अब फेवरेट क्या है, यहाँ पर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो ये सर्विस मुझे यहाँ पर दिखने लगेगी, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर दिखने लगी। अगर मैं अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ से हट जाएगी। तो ये फेवरेट सर्विस मार्क कर सकते हो, मतलब कोई सर्विस है जिसको आपको एक्सेस करना है यहाँ से, तो आप टिक कर सकते हो। तो मैंने बोला मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पर EC2 पे क्लिक करता हूँ और मैं EC2 इंस्टांस क्रिएट करूँगा, ठीक है। चलिए, सो आ जाते हैं ज़रा यहाँ पर। अब ये पूरा डैशबोर्ड है EC2 इंस्टांस का। यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे अपन। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इलास्टिक IP क्या होता है, प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, सब चीज़ें। सबसे पहले देखो, यहाँ से आप रनिंग इंस्टांसेस देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास अगर कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएटेड है तो पहले ये भी देख सकते हो। कैपेसिटी रिजर्वेशन के अंदर कौन से इंस्टांस चल रहे हैं, इलास्टिक है, मतलब ये सब वो दिखा रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। सिक्योरिटी ग्रुप बता रहा है, ये सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इंस्टांसेस पे क्लिक करो तो ये आपको दिखाएगा कि आपके पास कोई इंस्टांस है कि नहीं। अब जो बेसिकली यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है EC2, क्या यूज़ हो रहा है? EC2। तो EC2 का मतलब क्या है? E फॉर इलास्टिक, C फॉर क्लाउड, ठीक है। तो ये EC2। तो E से इलास्टिक, C से कंप्यूट और C से क्लाउड, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी रनिंग EC2 इंस्टांस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टांस के टाइप में आओगे तो आप इसकी कैटेगरीज को देख सकते हो कि कौन कौन से कैटेगरीज में आपको इंस्टांस मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये R कैटेगरी, M कैटेगरी, I कैटेगरीज, ये जो है डिवाइडेड है। अब ये R M I इनका क्या यूज़ केस है? मार्केट में आप लैपटॉप लेने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है आपको डोमेस्टिक वाला लेना है, बिजनेस लेना है, इंटरप्राइज लेना है या फिर गेमिंग लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर इतने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करवाती है कंपनी कि आपको किस कैटेगरी का लैपटॉप परचेस करना है, राइट। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, AWS भी बोलता है कि आप जो मेरा वर्चुअल सर्वर या EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको कितने कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टांस लेना है वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ देखने के लिए, क्रिएट करने के लिए यहाँ से नहीं करना है। फिर यहाँ पर लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। अब लॉन्च टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके पास ऑलरेडी है उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्च टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि पहले से कोई चीज़ कॉन्फ़िगर होके रखा हुआ है, बस उसको क्लिक करके रन कर दो, तो ये आपका लॉन्च टेम्पलेट होता है। तो हम बोले सबसे पहले यहाँ पर आइए इंस्टांसेस पे, यहाँ पर देखो लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स कि क्रिएट EC2 इंस्टांस। यहाँ पर क्लिक करिए आप। सबसे पहला ऑप्शन आता है नेम एंड टैग का। नेम एंड टैग का मतलब क्या होता है कि आपका जो EC2 इंस्टांस बना रहे हो, आप जो वर्चुअल सर्वर बना रहे हो, उसको आप किस नाम से आइडेंटिफाई करोगे, क्या आइडेंटिटी नेम देना चाहते हो। मैंने बोला माय सर्वर। कुछ भी नेम दे सकते हो आप, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि माय सर्वर देना है या कोई पर्टिकुलर नेम देना, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि AWS आपको ये फीचर भी देता है, ये ऑप्शन भी देता है कि भाई जो आपका EC2 इंस्टांस बना रहे हो, जो वर्चुअल सर्वर बना रहे हो, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन लिनक्स सिलेक्टेड होता है। अगर आप मैक को लेना चाहते हो तो मैक ले लीजिए, उबंटू लेना है उबंटू ले लीजिए, विंडोज़ लेना विंडोज़ ले लीजिए, रेड हैट लेना रेड हैट, सूजे लेना सूजे, ऐसे डेबियन फेडोरा बहुत ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हमने बोला मैं यहाँ पर उबंटू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दो उबंटू, ठीक है। अब ये जो मैक OS दिख रहा है ना, ये आपका 2022-23 के बाद आया है। 2022 तक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको AWS के अंदर नहीं मिलता था। समझ में आई बात सभी को। तो यहाँ पर हमने उबंटू का चूज़ किया हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे तो आर्किटेक्चर का ऑप्शन आता है कि आप किस कंपनी का जो CPU लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक ARM का आता है, दूसरा 86। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है और हम इसी को लेके चल रहे हैं। फिर इंस्टांस का टाइप, जो अभी हमने पढ़ा इंस्टांस का टाइप कि कितना चाहिए। देखो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा दे रहा है आपको, T3.micro। अब जो T3.micro है इसके अंदर कितने CPU मतलब कितना प्रोसेसर मिल रहा है आपको, 2 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, 1 GB का रैम मिल रहा है, और करेंट जनरेशन है, मतलब ये लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ले सकते हो आप। मैंने बोला नहीं मुझे और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लेना है, देखो यहाँ पर आ जाओ, T2X लार्ज ले लो, 4 कोर CPU मिल जाएगा, 16 GB की रैम मिल जाएगी। और आ जाइए यहाँ पर देखो 48 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, 96 GB का रैम मिल रहा है। तो आपको कितना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने बोला मेरे लिए तो डेमो करना है, प्रैक्टिकल करना है, T3.micro सफिशिएंट है, तो मैंने चूज़ कर लिया T3.micro। बात आ गई समझ में सभी को यहाँ तक, यस और नो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टांसेस, तो यहाँ पर आप एक बार में एक से ज़्यादा इंस्टांस मतलब एक से ज़्यादा वर्चुअल सर्वर भी बना सकते हो। तो अगर मुझे एक साथ 10 बनाने तो यहाँ पर 10 कर दो, तो मैंने बोला अभी एक ही बना लेते हैं। फिर आता है यहाँ पर की पेयर। अब ये जो की पेयर है ये क्या होता है इसको ज़रा समझना। मैंने क्या बोला, ये मेरा लैपटॉप है, इसको दुर्गेश जी एक्सेस कर रहे हैं, या सिराज सर एक्सेस कर रहे हैं, या फिर अरुण सर एक्सेस कर रहे हैं, या फिर आशीष जी एक्सेस कर रहे हैं, या फिर विवेक एक्सेस कर रहे हैं। तो भाई ऐसे तो कोई भी बंदा एक्सेस कर लेगा, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो लगाओगे। तो आपने क्या बोला, हम यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर देंगे। तो AWS क्या बोलता है, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ किसका, की पेयर का। तो की पेयर जो है एक आपका सिक्योरिटी क्रीडेंशियल होता है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये जो दिख रहे हैं ये पहले से अवेलेबल है, ये आपके लैपटॉप में होने चाहिए डाउनलोड, तभी एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने बोला यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करेंगे और की पेयर का नाम दो। तो जैसे मैंने बोला AWS DevOps AI दे देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर की पेयर का टाइप आता है RSA एंड ED, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप RSA की पेयर क्रिएट करते हो तो आपके AWS में, एक सेकंड पानी पी लेना थोड़ा। चलिए, तो RSA जो है आपका, ये क्या करता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले EC2 इंस्टांस पे भी आप यूज़ कर सकते हो और लिनक्स पे भी। तो अभी आपने कौन सा लिया, उबंटू का लिया। उबंटू क्या है, लिनक्स है। दैट मीन्स कि कल को आप अगर विंडो बेस एक इंस्टांस लॉन्च करोगे तो वहाँ पर सेम इसी की पेयर को आप यूज़ कर पाओगे, आपको कोई नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कब, RSA जब ले रहे हो। अगर ED की बात करते हैं तो ED जो है ये आपके सिर्फ लिनक्स को सपोर्ट करता है, विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पर ED वाला ले लूँगा तो इन फ्यूचर में मैं विंडोज़ के साथ इस की पेयर को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। समझ में आया। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट .pem एंड .ppk। तो अगर आप OpenSSH सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो .pem फाइल सिस्टम सपोर्ट करेगा, और अगर आप पुट्टी कर रहे हो तो .ppk। हमने बोला हमें क्या करना है, यहाँ पर .pem लेना। जी अरुण जी बोलिए। हाँ जी, जैसे कनाडा का सपोर्ट विंडो लिनक्स दोनों को, RSA विंडो और लिनक्स दोनों सपोर्ट करता है, ED ओनली लिनक्स करता, विंडोज़ नहीं करता। नहीं, आप नया जब बनाओगे ना तो ये की पेयर सेम वाला आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, दिखाता हूँ ना मैं आपको, ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया, उबंटू किया है। अगर मैं यहाँ पर ये विंडोज़ वाला चूज़ करता तो यहाँ पर ये जो एग्जिस्टिंग की पेयर्स हैं इनमें से जो RSA हैं ये सपोर्ट कर जाएंगे, अगर ED का कोई है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे पास ED का कोई भी नहीं है तो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वाले को अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए RSA है तो वो तो सभी पे सपोर्ट करेगा। अगर RSA की जगह ED है तो वो सिर्फ लिनक्स पे सपोर्ट कर पाएगा, विंडोज़ पे नहीं। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हमने की पेयर का नेम दिया, फॉर्मेट सपोर्ट किया और की पेयर का टाइप और कर दिया क्रिएट। तो ये की पेयर क्रिएट करते ही डाउनलोड हो जाती है आपके फोल्डर पे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आएंगे आप नेटवर्क सेटिंग के अंदर, इसको एडिट पे क्लिक करिए। सबसे पहले आता है BPC का कॉन्सेप्ट। अब ये जो BPC है ये क्या है, आपका एक वर्चुअल डेटा सेंटर होता है। क्या होता है, वर्चुअल डेटा सेंटर। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये जो आपका मुंबई रीजन है ये क्या है, फिजिकल डेटा सेंटर हो गया। तो AWS क्या बोलता है कि भाई मैंने अपना डेटा सेंटर तो फिजिकली सेटअप किया है कि इस डेटा सेंटर के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं फिजिकली सिक्योर करूँगा, प्लस नेटवर्क से सिक्योर करूँगा। बट यहाँ पर जैसे आपका ये AWS क्लाउड हो गया, राइट, क्या हो गया, ये आपका AWS क्लाउड हो गया। इस AWS क्लाउड के अंदर यहाँ पर क्या है, विवेक का AWS अकाउंट हो गया, यहाँ पर अरुण जी का AWS अकाउंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आशीष जी का AWS अकाउंट हो गया, यहाँ पर क्या बोलते हैं सिराज सर का AWS अकाउंट हो गया, यहाँ पर XYZ नाम के बंदे का AWS अकाउंट हो गया। मतलब सारे ही AWS अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपना ऐसा क्या सिक्योरिटी लगाओगे कि ये आशीष जी का अकाउंट का यूज़र यहाँ पर डेटा लीक ना हो, मतलब इनके जो डेटा है आपस में कैसे प्रोटेक्टेड होंगे, एक दूसरे से मिक्स नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए AWS क्या बोलता है, आप यूज़ करिए मेरा BPC। तो ये BPC का सेपरेट टॉपिक है, बताऊंगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो ये आपका वर्चुअल डेटा सेंटर जब सेटअप करना है AWS के अंदर तो आप यूज़ करते हो BPC। तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS क्लाउड में आपको एक BPC मिलता है सारे रीजन के अंदर। अभी मैं मुंबई रीजन, सॉरी नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन पे हूँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आपके पास डिफ़ॉल्ट, कल को मैं ओहियो रीजन पे जाऊँगा वहाँ भी डिफ़ॉल्ट एक BPC मिलेगा, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में वहाँ भी एक बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जितने भी रीजन है सारे रीजन के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट BPC मिलेगा। और उन BPC के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट्स भी होते हैं। तो ये सबनेट क्या होंगे, अब जैसे आपने क्या बोला कि मैंने एक नेटवर्क बनाया, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क हो गया। अब इस नेटवर्क को मुझे क्या करना है, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबनेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ऑफिस में देखते हो आप लोग कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे
एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉय हो गए। अब क्या 1000 एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर मैनेज कर सकता है? नहीं। उनको क्या करते हो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो। क्या करते हो, स्मॉल स्मॉल टीम में डिवाइड कर देते हो, और हर एक टीम में आप क्या करते हो, एक टीम लीडर बना देते हो। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोलता है AWS कि भाई आपका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है कि नहीं, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। आगे हम जब BPC का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि BPC क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसका नेटवर्क कैसे डिसाइड करते हैं, और उसके स्मॉल पार्ट्स मतलब सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, इनको डिफ़ॉल्ट ले रखा है। फिर अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर में, जो फिजिकल डेटा सेंटर इस रीजन का, वहाँ बनाना चाहते हो। हमने बोला नहीं। फिर यहाँ पर बोल रहा है ऑटो असाइन पब्लिक IP। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट BPC ले रहे हो तो आपका पब्लिक IP इनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यहीं पर आप क्या करते, कस्टम वाला लेते BPC, तो यहाँ पर जो पब्लिक IP है ऑटो असाइन इनेबल नहीं होता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, आपको इनेबल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा डिसेबल्ड दिखता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनेबल। फिर यहाँ पर पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये क्या है, एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल जो डिवाइस है, ये क्या करता है, आपकी जो नेटवर्क ट्रैफिक है, उस नेटवर्क के अंदर, उस सर्वर के अंदर, उस एप्लीकेशन को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं, इसको रूल डिफाइन करने के लिए AWS के अंदर हम यूज़ करते हैं फायरवॉल की सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया AWS DevOps -SG। ठीक है, सेम नेम मैंने उठा के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया। अब यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है, ये कि कौन सी ट्रैफिक आ सकती है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आएंगे आप, ये मेरा सर्वर हो गया, तो इस सर्वर पे कोई एप्लीकेशन रन हो सकती है क्या? अगर एप्लीकेशन रन करने की बात करें तो आपकी HTTP एंड HTTPS पे एक्सेस होगा। तो अगर मैंने अपने इस मशीन पे एक फायरवॉल लगाया और उस फायरवॉल में HTTPS अलाउ ही नहीं किया, तो एक्सेस ही नहीं होगा ये। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर RDP अलाउ नहीं किया तो RDP अलाउ नहीं होगा, SSH अलाउ नहीं किया तो SSH अलाउ नहीं होगा। तो जो चीज़ आप यहाँ से अलाउ करोगे वो अलाउ होगा। तो अभी के केस में देखो, आप क्या कर रहे हो, इसको, ये AWS का आपका वर्चुअल मशीन हो गया। यहाँ क्रिएट करोगे, इसको क्रिएट करने के बाद अपने लैपटॉप पे बैठ के यूज़ करोगे। भाई ये मेरा लैपटॉप हो गया, मैं इस लैपटॉप पे इसको विजुअलाइज करूँगा, देखूँगा, और काम यहाँ पर करूँगा। मतलब एक्सेस यहाँ पर होगा, पर काम सारा कहाँ पर, यहाँ पर होगा। तो आपने यहाँ पर क्या बोला कि भाई आपका जो एक्सेस करोगे वो आपका पोर्ट नंबर एक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इस मशीन को एक्सेस करना है, तो इस पर जो फायरवॉल लग रहा है, तो बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर SSH अलाउ करोगे तभी बाहर से कोई यूज़र इसको SSH के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर पाएगा। तो लिनक्स बेस्ड जब आप मशीन यूज़ करते हो तो SSH के थ्रू एक्सेस होता है, विंडोज़ के लिए RDP यूज़ होता है। समझ में आया? तो अभी हमारी जो वर्चुअल मशीन ले रहे हैं, जो सर्वर है, वो कौन सा है, उबंटू, दैट मीन्स लिनक्स। तो SSH अलाउ कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर सोर्स टाइप में 3 ऑप्शन आते हैं। एनीवेयर, मतलब कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर पाएगा अगर उसके पास मेरे वर्चुअल मशीन का EC2 इंस्टांस का पब्लिक IP है और की पेयर है, तो वो एक्सेस कर पाएगा। अगर मैंने यहाँ पर कस्टम कर दिया तो ये बोल रहा है कि वो सोर्स का IP एड्रेस बताओ जो यूज़र इसको एक्सेस कर पाए, तो पर्टिकुलर को दे दोगे आप। तो जैसे मैंने बोला दुर्गेश जी ओनली एक्सेस कर पाए मेरे इस EC2 इंस्टांस को, तो मैं दुर्गेश जी की IP एड्रेस यहाँ डाल दूंगा। फिर यहाँ पर आता है माई IP, तो मेरे IP एड्रेस से ही अलाउ करेगा। तो मैंने बोला अभी मैं कर देता हूँ एनीवेयर। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर एनीवेयर नहीं होता है, आगे बात करेंगे इस चीज़। फिर यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आता है, एडवांस पे आइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर। देखो साइज़ पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB उठाता है लिनक्स के लिए, 30 GB उठाता है ये विंडोज़ के लिए। फिर यहाँ पर वॉल्यूम का टाइप, अब जैसे मार्केट में जाते हो आप, तो मार्केट में आपको हार्ड डिस्क भी मिलती है और SSD भी मिलता है, राइट। और पूछता भी है हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी की लेनी है, SSD कौन सी कंपनी की लेनी है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें, आपके पास जनरल पर्पस SSD आ रहा है, फिर प्रोविज़न IOPS, फिर मैग्नेटिक। HDD क्या बोल रहा है, फ्री टियर, ये बोल रहा है कि आपका जो रूट वॉल्यूम है, मतलब जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, वहाँ पर आप हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते, क्योंकि हार्ड डिस्क लगाओगे तो आपका वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टॉल स्लो हो जाएगा।
तो हमने बोला कोई बात नहीं, अभी हमको डिफ़ॉल्ट जो दे रहा है वो ले लो, क्योंकि ये वॉल्यूम का एक सेपरेट टॉपिक है। फिर यहाँ पर डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने EC2 इंस्टांस को इसको काम करने के बाद डिलीट कर दोगे, क्या करोगे, इसको काम करने का डिलीट कर दोगे, तो आपका सिर्फ वर्चुअल मशीन ही डिलीट होगा या स्टोरेज भी डिलीट हो जाए। तो आपका यहाँ पर क्या ऑप्शन रखा है, यस। तो आपका EC2 इंस्टांस के साथ साथ आपका स्टोरेज भी डिलीट हो जाएगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आपको बोला कि आप अपना लैपटॉप तोड़ दो, तो लैपटॉप तोड़ने से क्या डेटा लॉस होगा, यस और नो, बताइए। नहीं। कब तक नहीं होगा डेटा लॉस, जब तक कि आपके लैपटॉप का स्टोरेज जो मतलब हार्ड डिस्क या SSD सेफ है, तब तक डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया, लैपटॉप तो तोड़ा ही तोड़ा, आपने हार्ड डिस्क या SSD भी तोड़ दी, तो डेटा लॉस हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि EC2 डिलीट होने के साथ अगर स्टोरेज डिलीट हो रहा है तो डेटा लॉस हो जाएगा। अगर आपने नो कर दिया तो सिर्फ आपका EC2 डिलीट होगा, स्टोरेज नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं यस कर रहा हूँ, अगले एग्जाम्पल में नो करके दिखाऊंगा। फिर एनक्रिप्शन का ऑप्शन पूछ रहा है कि आप जो है अपने स्टोरेज के अंदर जो डेटा है उसको एनक्रिप्टेड मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या। तो यहाँ पर अभी नो है, कर दोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि KMS का यूज़ करोगे या फिर डिफ़ॉल्ट। तो अभी हमने इसको नॉट एनक्रिप्टेड कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप एडवांस डिटेल के अंदर, तो यहाँ पर डोमेन जॉइन डायरेक्टरी का ऑप्शन आता है, ये आगे पढ़ेंगे अपन डोमेन जॉइन डायरेक्टरी क्या होती है। फिर इंस्टांस प्रोफाइल, तो आप यहाँ पर IAM रोल डिफाइन कर सकते हो, जो कि वो भी आगे पढ़ोगे आप। फिर इंस्टांस ऑटो रिकवरी, मतलब कई बार क्या होता है कि आपका जो इंस्टांस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या इसको ऑटोमेटिक रिकवर करने की परमिशन देते हो आप, तो यस कर दो या नो कर दो। तो डिफ़ॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर शट डाउन बिहेवियर पूछ रहा है कि भाई आपका जो यहाँ पर शट डाउन होगा लैपटॉप, तो शट डाउन का मतलब स्टॉप होगा या टर्मिनेट। स्टॉप मतलब कि आप उसको वापस से स्टार्ट करके वापस से काम कर सकते हो, और टर्मिनेट का मतलब कि एक बार डिलीट हो गया तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, वापस से उस पर काम नहीं कर सकते। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉप हिबरनेट बिहेवियर। तो हिबरनेट अगर आपने इनेबल कर दिया तो आपके जो टेम्परेरी डेटा होते हैं, जो रैम के अंदर आपका टेम्परेरी डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इनेबल किया तो टेम्परेरी डेटा डिलीट नहीं होगा जब आप अपने वर्चुअल मशीन को EC2 इंस्टांस को स्टॉप करते हो तब। फिर यहाँ पर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, मतलब आपके इस EC2 इंस्टांस को कोई टर्मिनेट ना कर पाए तो इनेबल कर दोगे तो ये टर्मिनेट नहीं होता है। सेम यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन लगा सकते हो। फिर मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर आप मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्रेडिट स्पेसिफिकेशन के अंदर लगा सकते हो कि आपको जो स्पेसिफिकेशन से वो अनलिमिटेड या स्टैंडर्ड लेने हैं। फिर यहाँ पर प्लेसमेंट ग्रुप आता है, आगे बात करेंगे प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ऑटो स्केलिंग को रिलेट करेगा। फिर यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि इंस्टांस पे जो बैंडविड्थ मिलेगा, जो नेटवर्क की स्पीड मिलेगी वो कैसी लेनी है। फिर यहाँ पर कैपेसिटी रिजर्वेशन, टेनेंसी, रैम डिस्क, ये सारी चीज़ें। फिर नेट्रो इंक्लेप, तो ये नेट्रो कार्ड होता है, ये सब चीज़ें बात करेंगे। फिर लाइसेंस लगाना है क्या यहाँ पर, ये सब आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। फिर यहाँ पर यूज़र डेटा का ऑप्शन आता है। यूज़र डेटा के अंदर आप ये बता सकते हो कि आपका ये जो वर्चुअल मशीन जो आपका सर्वर क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होते टाइम इसमें कोई स्क्रिप्ट चलानी है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो क्रिएट होते टाइम ही इसमें इंस्टॉल हो जाए, तो वो काम करना है अगर आपको, तो यहाँ पर आप यूज़र डेटा पे कर सकते हो। बाद में भी करना है, बाद में भी कर सकते हो, बट AWS बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिएट करते टाइम ही करना है तो वो चीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। हमने बोला नहीं करना है अभी, तो कर दीजिए लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक, तो आपके पास एक EC2 इंस्टांस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम लेता, ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। जी, ये हमारे EC2 पे अप्लाई हुआ था कि हमारे EC2 के अंदर जो भी आने वाली ट्रैफिक है उसको प्रोटेक्शन देगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजोर, अजोर में क्या होता है कि जो आपका फायरवॉल होता है NSG जो होता है वो आपके NIC लेवल पे लगता है, ठीक है।
जो हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, क्या होता है, एक होता है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा होता है हमारे पास NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये हमारे EC2 लेवल पे सपोर्ट करता है और जो NACL होता है ये हमारे सबनेट को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो इसलिए ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये आपके इंस्टांस लेवल पे लगता है और जो NACL है ये सबनेट लेवल पे अप्लाई होता है। इंटरव्यू का पॉइंट भी यही, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका दोनों में क्या डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही फायरवॉल हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो EC2 को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और NACL जो है वो सबनेट को प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये आपका देखेंगे तो क्रिएट होके आ गया है, ठीक है। इस इंस्टांस आईडी पे क्लिक करिए आप, यहाँ पर पब्लिक आईपी आ गया, कॉपी करिए और यहाँ पर CMD के अंदर आएंगे आप और उसके बाद यहाँ पर उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपका की पेयर डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो मेरा डाउनलोड कहाँ पर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर हुआ है SSH। अब यहाँ पर मैं उबंटू लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा उबंटू का मशीन है, तो यूज़र नेम @ से पहले देते हैं। तो यूज़र नेम उबंटू मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू होता है, फिर @ के बाद पब्लिक IP -i की पेयर का नेम, तो मैंने क्या रखा है AWS DevOps AI.pam। इंटर करोगे ये आपसे यस पूछेगा, फिंगरप्रिंट जनरेट करेगा और कनेक्ट हो जाओगे आप। अजोर के अंदर क्या होता है कि आपको की पेयर का ऑप्शन भी मिलता है और यूज़र नेम पासवर्ड भी मिलता है, तो अजोर इस कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। तो देखो यहाँ पर आप कनेक्ट कर गए। अब देखो ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो, देख अपने लैपटॉप पे रहे, स्क्रीन आपकी है, बट जो काम होगा वो कहाँ पर होगा, वो इस AWS के सर्वर पे, इस हार्डवेयर पे काम करोगे आप। मतलब कोई फाइल डाउनलोड करोगे अगर इस EC2 इंस्टांस पे, तो ये फाइल आपके उबंटू पे डाउनलोड होगी, ना कि आपके लोकल सिस्टम पे। मतलब ये AWS का जो हार्डवेयर है उस पर डाउनलोड होगी। तो समझ में आया कि AWS के अंदर EC2 इंस्टांस कैसे काम करता है। यही चीज़ अगर आप अजोर पे जाओगे तो अजोर पे इसको VM बोलते हैं, बट अजोर AWS से बहुत एडवांस फीचर प्रोवाइड करवाता है। वर्चुअल मशीन के अंदर हज़ारों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर में थोड़ा सा प्लान करूँगा कि अजोर का भी, अजोर डेवऑप्स विथ AI कोर्स लॉन्च करूँ। तो अभी इतना सभी को समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपन कल कनेक्ट होंगे। कल इसके आगे और भी फीचर्स हैं जिसमें आपका यहाँ पर स्पॉट रिक्वेस्ट होता है, सेविंग प्लान्स, रिजर्व इंस्टांस, डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी रिजर्वेशन, कैपेसिटी मैनेजर, ये सारे ऑप्शंस कल पढ़ेंगे। प्लस कल AMI इमेज के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम भी कल कवर हो, ठीक है। सो देखते हैं कितना कवर होता है, बट कल ये पहले परचेसिंग ऑप्शंस ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो चलिए